हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस का टॉपिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। बिजनेस जब भी कुछ काम करता है तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके, उन ऑब्जेक्ट्स को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। या तो उनके इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट होते हैं या तो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो हम लोग अर्निंग पर्पज से करते हैं। तो अर्निंग के लिए हम लोगों को तीन टाइप के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट मेकिंग। सेकंड, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। एंड थर्ड, इनोवेशंस। इसके थ्रू ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ और ज़्यादा जनरेशन ऑफ मनी होगा। सोशल ऑब्जेक्ट जो हम सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए करते हैं, लाइक हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइजेस, अच्छी क्वालिटी के गुड्स को फेयर प्राइस पे देना। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, उनके इन्वेस्टर्स जो हैं बिजनेस के, उनको अच्छी रिटर्न्स प्रोवाइड करवाना। एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट्स, और सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। राइट। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। This is an object of business without which business cannot be thought of. Economic object is one of the other way talk about earning money. बिना इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट के कोई बिजनेस स्टैंड लॉन्ग टर्म तक कर ही नहीं सकता। हर जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। बट प्रॉफिट अर्न करने के बाद क्या है? वो भी होना चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए उसे, और एक्सपेंशन भी चाहिए। तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट देखते हैं हमारा प्रॉफिट मेकिंग। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। कि हर बिजनेस स्टेब्लिश हो रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से हो रहा है। जस्ट लाइक द लेंडर रिसीव इंटरेस्ट ऑन द मनी ही लेंड्स एंड लैंडलॉर्ड गेट्स रेंट ऑन द बिल्डिंग रेंटेड। जब कोई बंदा पैसा उधार देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे देता है तो उसे इन रिटर्न रेंट मिलता है। इज द सेम मैनर जब एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे इन रिटर्न प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। नॉर्मली नो वन इज देयर टू डू बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट। अगर आपको किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो कोई भी वो चीज़ नहीं करना चाहेगा, कंटिन्यू नहीं करेगा। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हैज़ टू कंसेप्ट। वन इज मैक्सिमम प्रॉफिट while the second is sufficient profit. Concept of maximum profit objective gives where artificial deficiency of goods, excess profit taking. Hence the concept of maximum profit is completely unfit. A contrary concept of sufficient profit is quite suitable because it states the business should generate that much profit is required for the survival, growth and prestige and recognition of the business. मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट तो हमें ये कहता है कि हमें बिजनेस के ऊपर एटलीस्ट इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। दैट इज अ आर्टिफिशियल कंसेप्ट। जबकि सफिशिएंट प्रॉफिट ये कहता है कि अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी प्रेस्टीज के लिए, उसकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए इतना अमाउंट सफिशिएंट है। तो दोनों में ज़्यादा सुटेबल टर्म कौन सी है? सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर हमने बोला किसी बिजनेस का सफिशिएंट प्रॉफिट क्या है, मतलब कि उस बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए हमें कितना अमाउंट अर्न करना पड़ेगा, और दैट इज़ अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट। ठीक है। सेकंड हमारा आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। जिस बिजनेस के जितने ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं वो बिजनेस उतना ही प्रॉफिट अर्न करता है और उतना ही क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। तो बिजनेस का सेकंड ऑब्जेक्ट होता है कि वो कस्टमर्स क्रिएट करे। मतलब मार्केट में जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, पोटेंशियल कस्टमर मतलब जो हमारे सामान खरीद सकते हैं, उनको भी डायरेक्टली लिंक करे अपने खुद के बिजनेस से, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। इसे हम कंपटीशन भी कहते हैं, क्योंकि हर कंपनी कोशिश करती है कि मार्केट में जो कस्टमर्स है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। देन आता है इनोवेशंस। हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड है हमारा, तो कंज्यूमर जो है वो आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा अगर आप उन्हें वैराइटीज़ ऑफ गुड्स प्रोवाइड कराओगे। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस चेंज हो रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर आप नए नए इनोवेशंस उन्हें दोगे, नई नई वैराइटीज़ दोगे, तो ऑब्वियसली कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा। तो बिजनेस का थर्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है? इनोवेशंस। इनोवेशंस का मतलब क्या होता है? कुछ भी नया करना, कि उन्हें कुछ नया प्रोवाइड करो जो उन्हें पहले नहीं मिला हो। तो ये हमारे थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स। सोशल ऑब्जेक्ट, सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। कंज्यूमर जब कोई पैसा खर्च करता है किसी गुड्स पे तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जितना पैसा उसने खर्च किया है उसके रिलेशन में उसको अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड हो। तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें गुड्स अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड कराएं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट।
बिजनेस को और क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के लिए। जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दे रहे हैं, किसी ऑर्फनेजेस में दे रहे हैं, किसी लाइब्रेरी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी भी वजह से जिसके थ्रू सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। बिजनेस का साइज़ आज की तारीख में एक्सपेंड होता जाता है। जब भी बिजनेस का साइज़ बढ़ता है तो हमें ज़रूरत होती है पैसे की। वो पैसा हमें कोई ना कोई इन्वेस्टर प्रोवाइड कराता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो। तो बिजनेस को क्या ड्यूटी है कि वो एटलीस्ट उतना प्रॉफिट अर्न करे कि अपने इन्वेस्टर्स को अच्छी रिटर्न पे कर सके। जैसे अगर किसी ने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो इट्स योर ड्यूटी टू पे अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अ गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, उन्हें अच्छा अमाउंट प्रोवाइड कराओ। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू है, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, कोशिश करे कि मैक्सिमम इस इशू को सॉल्व कर सके। कि ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट होता है तो या तो वो लेबर के थ्रू होगा या तो कैपिटल के थ्रू होगा। तो बिजनेस को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती रहे। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्या रोल है, क्यों इंपॉर्टेंट है। रोल को आप इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्यों ज़रूरी है प्रॉफिट करना। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, विदाउट प्रॉफिट बिजनेस ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, रिस्क लेने के लिए हम 1 साल 2 साल 3 साल वेट कर सकते हैं, बट उसके बाद क्या। जिस तरीके से एक ह्यूमन को फूड की ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए, उसी तरीके से बिजनेस को ज़रूरत है प्रॉफिट की सर्वाइवल के लिए। ठीक है, देन फॉर रैपिड ग्रोथ, अगर बिजनेस ग्रोथ चाहता है, ग्रोथ मतलब पहले एक ब्रांच थी, अब उसको एक से ज़्यादा ब्रांचेस खोलनी है, एक से ज़्यादा उस शहरों में ऑपरेट करना है, तो उस कंडीशन के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की। और वो पैसा क्या होगा, या तो कोई उसे कैपिटल मार्केट से लेना पड़ेगा, मतलब शेयर इशू करके या बैंक से लोन लेके या कैसे भी, तो ही जाकर के बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, there is no power other than self-interest which can get a work done by people. Here self-interest means profit. It means that profit is the power which the owner and the workers are two parties concerned. जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वहाँ के चाहे वर्कर्स हो या ओनर हो, उन्हें सिर्फ एक वर्ड सुनाई देता है, दैट इज़ प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेशन है। उन्हें पता है कि वो ज़्यादा काम करेंगे तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे ओनर है, ओनर को एफिशिएंसी अपने आप करनी पड़ेगी प्रूफ, जब उसको पता है कि उसे प्रॉफिट चाहिए। सेम एज अगर हम वर्कर को बोल दें कि अगर आप और अच्छे से काम करते हो तो आपको अच्छे काम के लिए इंसेंटिव्स मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, तो एम्प्लॉयर उस मैक्सिमम बोनस के लिए काम करेगा। राइट, फ़ायदा दोनों का है। तो एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी बिजनेस का ग्रोथ उतना ही होगा। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन, अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का मार्केट में नाम हो और उसको लोग उसके प्रेस्टीज के लिए जाने, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ को अच्छा अमाउंट पे कर रहे हैं, हम गुड्स की सप्लाई टाइम पे करवा रहे हैं, हम अच्छी क्वालिटी में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो इस वजह से हमारी कंपनी की गुडविल बढ़ती है, हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। तो इसलिए भी कंपनी को प्रॉफिट अर्न करना है कि प्रॉफिट है तो वो ये सब कर पाएगी। अगर प्रॉफिट है तो वो सैलरी पे कर पाएगी, तभी वो डिविडेंड पे कर पाएगी, या तभी वो क्या करेगी, बोनस पे कर पाएगी। राइट, लास्ट फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, हमें जब प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी। कोई भी बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाता है वो डिपेंड करता है कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। हम जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे हम उतना ही प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस क्या क्या काम करता है तो देखते हैं। हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इंडस्ट्री, सेकंड इज कॉमर्स। या तो बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है या तो बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करवाता है। राइट, सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कराता है। देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या हो गया, जिसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा हो। अगर हमने किसी को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है, दैट इज़ अ इंडस्ट्री। क्या क्या चीज़ें बनती है, कैपिटल गुड्स बनती है, कंज्यूमर गुड्स बनती है और इंटरमीडिएट गुड्स बनती है। कैपिटल गुड्स क्या होती है, वो गुड्स जो इंडस्ट्रियल खुद काम में लेते हैं, जैसे मशीनरी, प्लांट, बड़े बड़े असेट्स, ये भी कहीं ना कहीं तो बनते ही है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऐसे गुड्स बनाती हो जो प्रोडक्शन हाउसेस काम में लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर बन रहा है या
मशीनरी बन रही है या कोई प्लांट बन रहा है, तो वो हमारे कौन सी गुड्स होती है? कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है? जो कंज्यूमर खुद काम में लेता है, लाइक हमारे ईटेबल आइटम्स, ब्रेड हो गया, क्लॉथ हो गए, मेडिसिन हो गए, तो ये हमारे कौन से गुड्स हो गए? कंज्यूमर गुड्स, जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ में लेगा। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जो अभी प्रोडक्शन के अंदर है, जिनका अभी फर्दर प्रोडक्शन होगा, जैसे प्लास्टिक, रबर, एल्युमिनियम। पहले ये खुद प्रोड्यूस होते हैं, फिर ये आगे और जाते हैं, और फिर इनसे कोई ना कोई असेट या कुछ ना कुछ आर्टिकल जनरेट होता है, तो ये एक प्रोसेस में आता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड थर्ड वन इज टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है? द प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज through which our natural resource are used to provide raw material to the other industry। कौन सी इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल बनाती है नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू? वो किसके लिए? ताकि आगे उनका फर्दर प्रोडक्शन हो सके, दूसरी इंडस्ट्रीज उसको फर्दर प्रोड्यूस कर सके। तो ये हमारी होती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। अगेन दोबारा से, प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो हैं जो रॉ मटेरियल बना रही है, जिनसे बाद में क्या बनेगा? फिनिश्ड गुड्स बनेंगे, ठीक है। 2 टाइप की होती हैं ये, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक इंडस्ट्रीज तो वो होती हैं जो किसी एनिमल या वेजिटेबल्स की ब्रीड के थ्रू बने, ठीक है। और एक्सट्रैक्टिव वो होती हैं जिसके अंदर हमें नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, अर्थ, उनका हेल्प लेना पड़े। जेनेटिक इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है पोल्ट्री एंड ट्री प्लांटिंग, जबकि एक्सट्रैक्टिव का है कोल का प्रोडक्शन हो गया या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो हमारे होते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। कुल मिला के जो प्लांटेशन या एनिमल ब्रीड के थ्रू कुछ चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज जेनेटिक। और एक्सट्रैक्टिव क्या है? जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्स यूज़ में ले रहे हो, जैसे अर्थ, वाटर या एयर। एग्जांपल क्या है? कोल, आयरन, गैस, द एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्टिव। सेकेंड पॉइंट है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? जिन्होंने प्राइमरी इंडस्ट्री से तो क्या लिया है? रॉ मटेरियल लिया है। प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लिया और उसको उन लोगों ने क्या किया? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग। ऑलरेडी जो प्रोड्यूस हो चुके थे, कहाँ पे? प्राइमरी सेक्टर में, उनसे जब नए गुड्स बनाए तो उसे हमने क्या बोल दिया? सेकेंडरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, कॉटन जो था वो प्राइमरी इंडस्ट्री था, ठीक है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। अब कॉटन से हमने जब क्लॉथ बनाया, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। कौन कौन सी होती है ये? फर्स्ट हमारी होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? जो रॉ मटेरियल या सेमी फर्निश्ड गुड्स के थ्रू क्या बनाते हैं? नए गुड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे स्टोन से सीमेंट बनता है, बैम्बू से पेपर्स बनते हैं, शुगर केन से शुगर बनती है, जिनका साइज एंड क्वांटिटी दोनों ही क्या हो जाते हैं? टाइप भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जो किसी ना किसी रॉ मटेरियल या सेमी फर्निश्ड गुड्स के थ्रू बन रहा है, और बनने के बाद उसका साइज, कलर, पैटर्न बिल्कुल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कुछ नया बना रहे हो। फिर हमारा आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा? जिससे कोई एक नई चीज़ बन रही है, जैसे सीमेंट से घर बन रहे हैं, ब्रिक्स हो गए, तो ये बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिजेस, रोड्स, डैम, जिसमें छोटे छोटे चीज़ों से लेकर के एक बहुत बड़ी असेट जनरेट होती है। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ का मतलब हो गया जिसके अंदर कोई ना कोई गुड्स बन रहा हो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, ठीक है। जैसे सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड, ये सब मिलकर के बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, ये सब बनाते हैं। तो दिस आर द कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। लास्ट हमारी होती है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या हो गया? इसमें कोई इंडस्ट्री नहीं आती, इसमें सर्विसेज आती है जो हेल्प करती है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। ये क्या होती है? ये दोनों को हेल्प करती है। टर्शरी इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्रीज। इसमें सर्विसेज आएंगी। सर्विस इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स दो सर्विसेज विच हेल्प टू मूव अनहिंड्रेड। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरेज, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, ताकि क्या हो सके? एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू दूर हो जाए, अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो बैंकिंग के थ्रू दूर हो जाए, अगर रिस्क का प्रॉब्लम है तो इंश्योरेंस के थ्रू वो दूर होगा, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है तो एडवर्टाइजमेंट उसको हेल्प करेगा, एंड स्टोरेज का प्रॉब्लम है तो वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जितने भी हैं ये सब क्या है?
सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है। ये तो हमारा था इंडस्ट्री, बिजनेस का फर्स्ट टाइप। बिजनेस का सेकेंड टाइप होता है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, विच स्टार्ट्स विद द प्रोडक्शन एंड विद द कंजप्शन। जो स्टार्ट होती है प्रोडक्शन से और कंजप्शन पे ख़त्म होती है। तो अभी तक हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, अब कंजप्शन तक पहुंचाने का जो काम है दैट इज़ कॉमर्स। इट इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द लास्ट कंज्यूमर। उन तक पहुंचाएगा और वो सारा का सारा रिस्क सब कुछ किसका होगा? कॉमर्स का। देखिए, it refers to the sum total of all those activities which are engaged in the removal of hindrances of person, place, time, risk, finance, information in the exchange of commodities। हमें जो एक्सचेंज करना है, कमोडिटीज़ बेचनी है, उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो टाइम की हो कि टाइम पे गुड्स पहुँचे या नहीं पहुँचे, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे वो प्लेस का हो, इन सबको दूर करना वो किसका काम होता है? कॉमर्स का। ठीक है, तो दैट इज कॉमर्स। क्या क्या कंपोनेंट है कॉमर्स के? टाइप्स क्या क्या है? ट्रेड एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब क्या हो गया? ट्रेड इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विस परचेज और सेल्स करते हैं, ये हमारा होता है ट्रेड। ट्रेड आप चाहो तो होम लेवल पे भी करते हो और चाहो तो फॉरेन ट्रेड भी करते हो। होम लेवल मतलब डोमेस्टिक ट्रेड करना, हमारी ही कंट्री के अंदर बेचना बाय होलसेलर और रिटेलर। और फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हो गया? विदेशों में बेचना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो कुल मिला करके गुड्स को बेचना और ख़रीदना ही क्या कहलाता है? ट्रेड। और जो लोग ये परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेड या तो हमारी होम कंट्री में होता है, जिसे हम लोग लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड या इंटर स्टेट ट्रेड कहते हैं। लोकल ट्रेड मतलब सेम विलेज, सेम टाउन के अंदर एक्सचेंज कर रहे हैं। स्टेट ट्रेड मतलब सिटीज़ चेंज हो सकती है बट स्टेट लेवल आपका सेम रहेगा। और इंटर स्टेट मतलब जब दो अलग अलग स्टेट आपस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जैसे जयपुर की जयपुर में अगर गुड्स हो रहे हैं तो वो तो क्या होता है? लोकल ट्रेड, एक्सचेंज हो रहे हैं, अगर ख़रीद रहे हैं बेच रहे हैं। तो अगर जयपुर से हमने जोधपुर में भेजा या अजमेर में बेचा तो वो स्टेट ट्रेड। क्यों? क्योंकि स्टेट तो एक ही है, राजस्थान तो एक ही है। लेकिन अगर राजस्थान सपोज हरियाणा से डील कर रहा है या गुजरात से डील कर रहा है, दैट इज़ इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है, फिर आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब जब हम विदेशों में बेचते हैं, विदेशों में खरीदना और बेचना। खरीदने को हम बोलते हैं इंपोर्ट, जब हम लोग किसी और कंट्री से कुछ सामान परचेस कर रहे हो। जब हम किसी और कंट्री को सामान बेच रहे हो तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। और एंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी कंट्री से गुड्स खरीद करके किसी और कंट्री को वो गुड्स बेच देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने खरीदा है लेकिन हम किसी और कंट्री को बेच रहे हैं। जैसे इंग्लैंड इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड एक्सपोर्ट टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। इंग्लैंड जो है वो साउथ अफ्रीका से सामान खरीदता है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को बेच देता है, दैट इज़ इंटरपोर्ट। कॉमर्स का दूसरा पार्ट है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब कि जो ऐसी सब हर टाइप की सर्विस प्रोवाइड करवाना जो कस्टमर तक पहुंचने में गुड्स को हेल्प करे, वो सारे हिंड्रेंसेस हटा सके। लाइक मिडलमैन, अब डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर तो कस्टमर तक पहुंच नहीं सकता, तो मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, रिटेलर, ये दो जो हैं ये मिडलमैन हैं जो हेल्प करते हैं कि इसके सामान यहाँ तक पहुँच पाए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अगर डिस्टेंसेस ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्ट की नीड हमें होती है ताकि गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुँच सके। और कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों है? ताकि कस्टमर्स को हमारे गुड्स के बारे में पता हो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? जब मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोड्यूस करता है तो उसको स्टोरेज प्रोवाइड करवाना वेयर हाउस या गोडाउंस के तरीके से, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग सामान स्टोर करके रखते हैं तो एक एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा अवेलेबल रहता है कि अगर सामान डैमेज हो गया, चोरी हो गया या कोई नेचुरल क्लाइमेट के थ्रू ख़राब हो गया तो क्या होगा। तो उसके लिए हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा देते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हमें ऐसा कुछ लॉस होता है तो वो बेयर करेंगी। देन बैंकिंग, अगर आपके पास प्रोडक्शन के लिए पैसा ही नहीं है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको सामान बेचना है, आपको सामान होलसेलर से खरीदना है एक बल्क क्वांटिटी में, देन आप कस्टमर को बेचोगे, तो इन सब चीज़ों के लिए यू नीड कैपिटल, यू नीड अमाउंट, तो वो हमें बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। एडवर्टाइजमेंट, कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, वो हाईलाइटेड रहे, तो वो हाईलाइटेड रहे, इसीलिए हमें ज़रूरत होती है एडवर्टाइजमेंट की।
ठीक है, तो ये हमारा टाइप से क्या पढ़ा हमने सबसे पढ़े ऑब्जेक्टिव। हमारे दो टाइप के ऑब्जेक्टिव थे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अर्निंग पर्पस से जो हम लोग कर रहे हैं, एंड नॉन इकोनॉमिक मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव जो हम सोसाइटी के लिए कर रहे हो। तो अर्निंग पर्पस से हम प्रॉफिट मेकिंग करते हैं, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स या फिर इनोवेशंस। जबकि नॉन इकोनॉमिक है कि हम गुड्स, अच्छी क्वालिटी के गुड्स फेयर प्राइसेस से प्रोवाइड कराएंगे, कम्युनिटीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करना, इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड करवाना एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना। क्यों ज़रूरी है, रोल क्या है? फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, हम लोगों को सर्वाइव करना है तो रैपिड ग्रोथ के लिए, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी के लिए कि प्रॉफिट होगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रेस्टीज और रिकॉग्नाइजेशन बिल्ड करने के लिए, एंड और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। ठीक है, फिर बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। इंडस्ट्रीज़ जो किसी ना किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करती हो, उसको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फिर कॉमर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रेड एंड सर्विसेज। ट्रेड के अंदर तो क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो दो लेवल पे होता है, डोमेस्टिक लेवल जिसे आप होम ट्रेड कहते हो, और एक फॉरेन ट्रेड होता है। एंड सर्विसेज का मतलब जो हिंड्रेंसेस दूर करते हैं, जैसे पर्सन्स की हिंड्रेंसेस दूर करता है मिडलमैन, ताकि गुड्स कस्टमर तक पहुंच सके। प्लेस का करता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो। टाइम का करता है वेयर हाउसिंग, रिस्क का करता है इंश्योरेंस, फाइनेंस का करता है बैंकिंग, और इन्फॉर्मेशन का करता है एडवर्टाइजमेंट। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से हमारी सॉल्व होती है। तो सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है? कॉमर्स। तो ये हमने पढ़ा है, यहाँ तक के आप नोट्स बनाइए, और जो प्रॉब्लम होती है विल सॉल्व इन आवर लाइव सेशन। थैंक यू।